स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बिहार दरोगा का एग्जाम 18 और 21 जनवरी को निर्धारित है। तो हम लोग पुनः एक बार प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन फिर कर रहे हैं, जो आज यूनिटेरिया वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा 7। इसके अलावा पीछे हम लोग 6 सेट का डिस्कशन कर चुके थे। इसके अलावा वॉल्यूम 2 का भी डिस्कस किए हैं और प्रीवियस ईयर का भी, जिनको पूरा अगर देखना हो क्लास तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है टोटल क्लास। इसके अलावा हम लोग चला रहे हैं महामैराथन क्लास, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था हुआ है। आगे भी हम लोग महामैराथन क्लास लाएंगे, जैसे कि आधुनिक भारत हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस के ये भी महामैराथन क्लास चलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका। क्वेश्चन में है कि विटामिन, खनिज एवं विकार और रोग को मिलान करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले विटामिन ए से क्या होता है आपका, दृष्टिहीनता होती। क्या होती है आपका, दृष्टिहीनता। यह विकल्प आपका सही है। कह रहा है उपरोक्त में कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। विटामिन B1 की कमी से कौन बीमारी होती है, बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की बात करें, कौन हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा। विटामिन लो की बात करें तो कौन हो जाएगा, अरक्ता। तो इसमें सभी क्या है, सभी चारों सम्मिलित है। क्या दिया हुआ था, विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है, रक्तहीनता, दृष्टिहीनता होती है, सॉरी दृष्टिहीनता। विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेटस, और लोहा की कमी से क्या होती है, अरिक्ता नामक बीमारी होती है। अगर इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आपका ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। वहीं बात करें विटामिन B2 का क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है आपका, कैल्सीफेरॉल होता है। तो क्या देखिए, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो इसमें सारे ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कुलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। बिंदु और वितराता आवेश दोनों के लिए मान होती है, केवल वितरित आवेश के लिए मान होती है, केवल बिंदु आवेश के लिए होती है। तो कौन सा होगा, आंसर नंबर 2 होगा, केवल बिंदु आवेश के लिए ही मान होती है। कुलाम के नियम की अगर बात करें तो कुलाम के नियम में अगर एक कुलाम की मान पूछा जाए, एक कुलाम के अगर मान पूछा जाए, एक कुलाम बराबर कितना होता है, 8.988 10 पे पावर क्या होता है, 9 होता है, न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो एक कुलाम का अगर मान आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मान क्या होगा, 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जबकि कुंडली की गति दिशा क्या होती है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, लंबत होती है या विद्युतीय सूत्र के लंबत होती है। किसका होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबत होती है। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जबकि कुंडली की गति दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, लंबत होगी। प्रेरित धारा उच्चतम कब होती है, इसके बारे में अगर बात किया जाए, जब आपको क्या कहता है, जब कुंडली की गति, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय 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 क्षेत्र के संबंध में या तो 90 डिग्री रहे या क्या रहेगा, लंबत रहे। तो इसमें क्या होता है आपका, तो प्रेरित धारा क्या होती, उच्चतम होती। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, 90 डिग्री हो या आपको क्या हो, लंबत हो, तो उसका प्रेरित धारा क्या होती, उच्चतम। अगर न्यूनतम की बात करेंगे वहीं तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा, तो जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री या समानांतर हो, तो वह क्या होगी, उसकी प्रेरित धारा क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्या होगा आपका, न्यूनतम होगा।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण को प्रकाश का पार्श्व परिवर्तित होता है जी? किसके द्वारा होता है? समतल दर्पण। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा होता है। समतल दर्पण की अगर विशेषता की बात करें, विशेषता इसकी अगर विशेषताएं की बात करेंगे तो इसमें पहला अगर बात किया जाए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है? सीधा। दूसरा विशेषता की अगर बात करें, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा अगर विशेषता की बात करें समतल दर्पण का, तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है, प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। वहीं अगर चौथा विशेषता की बात करें, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी, प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी वस्तु एवं दर्पण के दूरी के बराबर होती है, दर्पण के दूरी के बराबर होती है, बराबर होती है। ये सारी विशेषता किसका देखें हम लोग? समतल दर्पण की। समतल दर्पण की विशेषता क्या जाने? प्रतिबिंब आभासी और क्या बनता है? सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता? आभासी और सीधा। प्रतिबिंब की दूसरी विशेषता, इसमें विशेषता देखिए समतल दर्पण, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार बराबर होती है। प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी वस्तु एवं दर्पण की दूरी की क्या होती है? बराबर होती है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या दिया है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेहक। घर्षण के कम करने वाले को क्या कहा जाता है? स्नेहक के नाम से जाना जाता है। तरल किसको कहा जाता है? हाँ, अगर स्नेहक की एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीस और कौन हो जाएगा? तेल। स्नेहक का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन हो जाएगा? ग्रीस और तेल। तरल की बात करें, तरल किसको कहा जाता है? तो ऐसा पदार्थ जो आसानी से, जो आसानी से प्रवाहित हो सके, प्रवाहित हो हो सके, उसी को क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जल आ जाएगा, तेल हो जाएगा, ये सब क्या हो गया? आपका तरल पदार्थ है जी। वहीं चुंबक की बात करें कि चुंबक का परिभाषा क्या होगा? वे सामग्री, वे सामग्री जो अपने जो अपने चुंबकीय क्षेत्र, जो अपने चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र स्वयं उत्पन्न करती है, स्वयं उत्पन्न करती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? चुंबक कहते हैं। वह सामग्री जो अपने ही चुंबकीय क्षेत्र स्वयं उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? चुंबक कहा जाता है। वहीं स्प्रिंग की अगर बात करें, ऐसा उपकरण जिसमें प्रत्यास्था प्रत्यास्था होती है, लेकिन इसका पदार्थ, लेकिन यह क्या होता है? यह दृढ़ पदार्थ से, कठोर पदार्थ से बना होता है। तो क्या जाने यहाँ पर अगर बात को ध्यान दिया जाए, सबसे पहले देखिए तरल। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था? घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। घर्षण को जहां काम करना हो तो उसमें किसका इस्तेमाल होता? स्नेहक। स्नेहक का उदाहरण कौन था? ग्रीस और तेल था। दूसरा क्या देखिए, तरल किसको कहा जाता? तो ऐसा पदार्थ जो आसानी से प्रवाहित हो सके उसको क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है, जैसे कि जल हो गया, तेल हो गया। दूसरा क्या देखिए, चुंबक, तो वह सामग्री जो अपने चुंबकीय क्षेत्र स्वयं उत्पन्न करता है उसको क्या कहेंगे? चुंबक। स्प्रिंग किसको कहा जाता है? ऐसा उपकरण जिसमें प्रत्यास्था होती है, लेकिन वह क्या होता है? दृढ़ पदार्थ से बना हुआ होता है, उसको क्या कहेंगे? स्प्रिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है? प्रणोदक का व्याख्या करता है। तो कौन हो जाएगा आपका?
न्यूटन के गति नियम। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारे उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करती है? तो कौन होता है? न्यूटन के गति नियम। किससे होता है? न्यूटन के गति नियम से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में पूछ रहा है? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यह तो सही है। वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की वस्तु mv/v की गतिज ऊर्जा निजी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², जहां पे m बराबर क्या होता है? आपका द्रव्यमान होता है। m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। और v बराबर होता है वेग। v बराबर क्या होता है? वेग होता है। तो यह फॉर्मूला आपको यहाँ पे गलत दिया, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आंसर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh होता है। वहीं गतिमान वस्तु की ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। चलेंगे यहीं पर अगर बात करेंगे कि आपको ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, तो ऊर्जा के बारे में अगर जान लें तो ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का अगर सिद्धांत की बात करें, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगा? स्थानांतरित अर्थात परिवर्तित होगा। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में चेंजेज होगा जी। तो वह कौन सा नियम कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। यहीं पर अगर देखेंगे एक आता है संरक्षी वर्ग। संरक्षी वर्ग की बात करें, संरक्षी वर्ग किसको कहा जाता है? यह पद पर निर्भर नहीं करता, यह पद पर क्या होती है? निर्भर नहीं करता है, यह पद पर निर्भर नहीं करती। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो कौन हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। वहीं स्प्रिंग बल हो जाएगा। और दो आवेश के बीच, दो आवेश के बीच स्थित विद्युत बल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्थित विद्युत बल। क्या देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो आप लोग इजीली जानते हैं कि ना ऊर्जा को उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती है। दूसरा क्या देखिए संरक्षण वर्ग किसको कहा जाता है? तो यह पद पे निर्भर नहीं करता, जिसका एग्जाम्पल था गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग सिद्धांत, और दो आवेश के बीच में स्थित विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? टोनोमीटर का किया जाता है। क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर की दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो टोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखें तो मैकमीटर की अगर बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यह वायु की गति एवं ध्वनि की गति एवं ध्वनि की गति, ध्वनि की गति का अनुपात को बतलाता है। तो क्या देखिए वायु की गति और ध्वनि की गति को बतलाने का काम कौन करता है? मैकमीटर करता है। वेक्सिकोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा तरल की श्यानता को मापता है, तरल की श्यानता को मापता है। क्या चीज को मापता है? तरल की श्यानता को मापने का काम किसके द्वारा किया जाता है? विस्कोमीटर। ओडोमीटर की बात करें तो यह मोटरसाइकिल या कार की जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है, तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है? ओडोमीटर का। किसका होता है? ओडोमीटर। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर की दबाव को मापने, आंखों के अंदर की दाब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? टोनोमीटर का। वहीं वायु की गति एवं ध्वनि की गति का मापने के लिए इस्तेमाल किसका होता है? मैकमीटर का। तरल की श्यानता किसे मापा जाता है? विस्कोमीटर से। वहीं मोटरसाइकिल एवं कार की
तय की गई दूरी किसे मापा जाता? ओडोमीटर से। किसे मापा जाता? ओडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। अब यह उदासीन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में अगर हम लोग जाने, जब जब एक प्रबल अम्ल, जब एक प्रबल अम्ल अम्ल और एक प्रबल क्षार के साथ, क्षार के साथ साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है? परिणाम स्वरूप वह क्या बनता है? लवण प्राप्त होता है जी। और जो क्या होता है आपका, यह उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन होती है। यही प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है? तो आपका उदासीन अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीन अभिक्रिया। एग्जाम्पल की अगर बात करें, HCl प्लस हो जाएगा NaOH, तो इससे क्या बनेगा आपका? NaCl प्लस H2O। तो यह आपको क्या होगा? उदासीनी अभिक्रिया होगा। क्या जाने यहां पर हम लोग अगर बात करें, तो जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? लवण प्रदान करता है, और वह क्या होता है आपका? उदासीन होती है। जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, HCl प्लस NaOH से क्या बना आपका? NaCl प्लस क्या बना? H2O बना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है, जो कि आमतौर पर जंतु वसा और पौधे के तेल में स्टीरीकृत रूप में पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? ब्यूटरिक अम्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्यूटरिक अम्ल। क्वेश्चन था, किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है, जो कि आमतौर पर जंतु वसा और पौधे के तेल में स्टीरीकृत रूप में पाया जाता है। वह कौन हो जाएगा? ब्यूटरिक अम्ल हो जाएगा जी। वहीं प्रोपेनिक अम्ल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? C3H6O2 हो जाएगा। वहीं लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें, C3H6O3 हो जाएगा। अगर यहां पर हम लोग लैक्टिक अम्ल के बारे में, लैक्टिक अम्ल की अगर यहां पर बात करें, यह एक रंगहीन एवं पीला गंधहीन, अगर यहां पर बात लैक्टिक अम्ल की अगर बारे में जाने, तो यह एक रंगहीन से पीला गंधहीन सिरप द्रव होता है जी। द्रव होता है कौन? तो आपका लैक्टिक अम्ल। यह रंगहीन से पीला गंधहीन सिरप द्रव होता है। अब प्रोपनोइक अम्ल की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? यह एक लघु श्रृंखला संतृप्त वसा अम्ल है। क्या है? वसा अम्ल है, जिसमें तीक्ष्ण क्या होता है? गंध होता है। क्या होता है? तीक्ष्ण गंध होता है। तो क्या देखिए, प्रोपनोइक अम्ल की बात करें तो यह लघु श्रृंखलित संतृप्त वसा अम्ल होता है, जिसमें क्या होता है? तीक्ष्ण गंध होता है। वहीं लैक्टिक अम्ल की बात करें, जिसका फॉर्मूला क्या था? C3H6O3। यह रंगहीन से पीला गंधहीन आपका क्या होता? सिरप द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि अल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिलिक यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है?
तो क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। क्या होता है? एस्टर। अल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिलिक यौगिक के साथ ऑक्सी एसिड की अभिक्रिया कौन सा क्रिया आपका क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त करता है? तो एस्टर को प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 12, निम्नलिखित धातु में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु की चयन किया जाए तो कौन हो जाएगा? इसमें मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। कह रहा है निम्नलिखित धातु में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर अगर असंगत धातु का चयन किया जाए तो इसमें कौन आएगा? आपका मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में दिया, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है और फिसलन युक्त होता है जी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही है। हीरा ग्रेफाइट की तुलना की गई है तो हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होती है और इसमें क्या होती है? फिसलन युक्त होती है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? लोहे पर जंग लगना, दहन या उसका सोडा बोतल खोलना। तो कौन हो जाएगा? सोडा बोतल खोलना। या तो ऐसे ही दिख रहा है अल्टर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो सोडा बोतल को खोलना। बाकी लोहे पर जंग लगना आपको क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दहन भी है, उसके बाद विकृत गंधक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेप्थालीन पीली कजली जियाला के साथ उजलता है, इसका कारण क्या है जी? कौन हो जाएगा? अपूर्ण दहन के कारण। किसके कारण होता है? नेप्थालीन जो पीली में जला जाता हुआ किसके कारण होता है? अपूर्ण दहन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? कौन देता है? लाइकेन। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि लाइकेन किसका बना होता है जी? किसका बना होता है? या कवक और शैवाल का बना होता है। कवक प्लस शैवाल का बना होता है। कवक और किसका बना होता है? शैवाल का बना होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो लाइकन। और लाइकन किसका बनाता है? कवक और शैवाल का। वहीं पर अगर जाने वहीं अगर देखा जाए कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम से यह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता? लाल हो जाता। वहीं अगर देखा जाए लाल लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम से वह क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। क्षारीय माध्यम से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम से लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण से होता है? इसके कोशिका आमापन परिवर्तन से, इसके आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन से, इसके आकार में परिवर्तन से, इसके रंग में परिवर्तन से। तो किसके कारण होते हैं? इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किसके कारण से होता है? तो उनके आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? कौन से कोशिकांग के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो किसमें होता है आपका? तो सूत्रकणिका और लवक में होती है। इसमें राइबोसोम कितना है इसका पाया जाता है? 70 है इसका। कितना होता है? 70 है। तो कौन सी कोशिकांग में डीएनए और राइबोसोम होती है? तो सूत्रकणिका, साइट्रोसोम और आपका किसमें होता है? लवक में होता है जी। किसमें होता है? आपका लवक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में 19 होगा ना? 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? गति के दिशा में प्रक्षेपण बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की ओर, वेग की दिशा में लंबवत या वेग की दिशा में? तो वेग की दिशा में लंबवत होती है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किसी और होती है तो वेग की दिशा की ओर लंबवत होती है। वहीं बात करें अगर त्वरण त्वरण की बात हो रही है, त्वरण की अगर दिशा पूछा जाए, त्वरण की दिशा अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर होती है। त्वरण की दिशा किधर की ओर होती है? अंदर की ओर होती है।
और वहीं एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्वरण की त्वरण की त्रिज्या के साथ किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा। किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा जी। क्या देखिए यहाँ पे त्वरण की बात कर रहे थे, तो एक समान वृत्तीय गति त्वरण की त्रिज्या के साथ और केंद्र की ओर होती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता? वस्तु पर लगने वाले बाल की आपका बल समग्र बल पर, वस्तु पर किन्हीं भी दिशा में लगने वाला सभी बलों पर, या वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल पर। तो किस पे होता है? वस्तु पर द्वारा जमीन पर आरोपित बल पे लगता है। क्वेश्चन था इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। तो किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप लगता है? तो वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पिट्टी द्वीप कहाँ, जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य भारत में यह किस स्थान पर अवस्थित है? तो कहाँ पे है आपका? लक्षद्वीप समूह में। कहाँ पे है? लक्षद्वीप समूह। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है भारत में, या किस राज्य में कहाँ पे अवस्थित है? तो लक्षद्वीप समूह पर अवस्थित है। यहाँ पर दिया है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी सैन्य अभ्यास होती है? तो श्रीलैक्स किनके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच होती है। अभी हाल ही में एक शक्ति चक्रवात आया था, शक्ति का नामकरण किनके द्वारा किया गया था? श्रीलंका के ही द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में क्या करा? निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं लगती है? तो किनका नहीं लगता? फ्रांस का सीमा नहीं लगता है। निम्नलिखित में से किन देशों का सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं लगता है? तो किनका नहीं लगता? फ्रांस से नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है कि रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहां पर गिरती है? कैस्पियन आपका कहां पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। कहां पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। क्वेश्चन है आपका, रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी अपना जल कहां पे गिराती है? तो कैस्पियन सागर में। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए नंबर। कौन बनेगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में मिलान करने को दिया है कि सरदार सरोवर बांध कौन सी राज्य में है आपका? कहां पे हो जाएगा? गुजरात में। कौन सी नदी पर होगा? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर है? नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध की बात करें तो यह कहां हो जाएगा? इंदिरा सागर बांध परिणाम मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यह भी आपका कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा नागार्जुन सागर की बात करें, या तेलंगाना में है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तेलंगाना में कौन सी नदी पर? कृष्णा में। मेत्तूर बांध की बात करें तो यह तमिलनाडु में है। कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। तो क्या देखिए आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। इंदिरा सागर बांध आपको मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में। नेतुर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध आपको नर्मदा नदी पे, आपका नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और मेतुर बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि मालागासी, सोकोत्रा, जंजावार, जंजीबिरा तथा कोमरो किस महासागर का द्वीप है जी? तो किसका है? प्रशांत। तो यह किनका हो जाएगा? हिंद महासागर का। तो मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार या कोमरो किस द्वीप का है? तो यह कहाँ का? हिंद महासागर का। कौन सी महासागर का? हिंद महा। सभी सागर में, महासागर में अगर बड़ा पूछा जाए तो कौन सी है? प्रशांत महासागर। सभी महासागर में सबसे बड़ा कौन सी है? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 26। विश्व का कहवा का पतन किसको कहा जाता है? सेंटोस को। किसको कहा जाता है? सेंटोस। विश्व का कहवा का पतन किसको कहा जाता है? सेंटोस को कहा जाता है। वहीं साओ पोलो को विश्व का
विश्व का सबसे बड़ा कहवा की मंडी है, कहवा की मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी कौन है आपका? साओ पाउल। कौन है? साओ पाउल। वहीं अगर बात करें ब्राजील, ब्राजील का सेंटोस ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह बंदरगाह विश्व का कहवा पतन के नाम से, विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो क्या देखिए, ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने की सही क्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले क्या होगा, उसको घुलाया जाएगा उसको पानी में, उसके बाद उसको निष्पादन किया जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा? वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। 28 में क्या दिया? एक एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1937। या किस पे लगता है आपका? कृषि और खाद्य पे, कृषि एवं खाद्य के उत्पाद पर, खाद्य के उत्पाद पर लगाया जाता। कौन सा मार्क लगाया जाता? तो एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1937 में लागू हुआ। किस पे लगता है? कृषि और खाद्य के उत्पाद पे लगता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? कौन सा युग का है? कांस्य युग। कौन सा युग का है? कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? कांस्य युग। यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला युग कौन सा आएगा? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आएगा। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण के बाद आएगा मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल आएगा। इसके बाद आएगा नव पाषाण। क्या आएगा? नव पाषाण काल आएगा। इसके बाद आएगा ताम्र पाषाण। कौन आता है? ताम्र पाषाण। इसके बाद आ जाएगा आपका कांस्य युगीन। क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा आपका लो युगीन। क्या हो जाएगा? लो युगीन हो जाता। ये सारे क्षेत्र में बांटा गया। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण के बाद क्या आया? मध्य पाषाण, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण, नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण के बाद कांस्य युग, कांस्य के बाद क्या आया? लोह युग। यहीं पर बात करें तो कांस्य युग में किसको रखा गया? तो आपको हड़प्पा सभ्यता को रखा गया। इसके अलावा अगर हड़प्पा पूछा जाए कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो यह रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान देश में। कौन सी देश में? पाकिस्तान देश में। अगर सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें, सिंधु सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में अगर बात करें तो किनके द्वारा किया गया था? राय बहादुर दयाराम शाहानी द्वारा कब किया गया? 1921 में। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसका प्रमाण किन्होंने दिया था? सर जॉन मार्शल। किन्होंने दिया? सर जॉन मार्शल ने 1924 में। कब दिया? 1924 में दिया। तो क्या देखिए यहाँ पर, ये आपका पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण के त्राम पाषाण, कांस्य युगीन और लोह युगीन। इसी में कांस्य युग में किनको रखा गया? हड़प्पा रावी नदी के तट पर कहाँ पे बसा हुआ? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता आपका अगर खोज की बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता तो राय बहादुर शाहराम शाहनी ने कब किया? 1921 में। या नगरीय सभ्यता का प्रमाण किन्होंने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। कब दिया था? 1924 में। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस चोल शासक ने गंगेड़ चोलम की उपाधि धारण किया था? तो यह राजेंद्र प्रथम। किन्होंने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने गंगोड़ चोलम की उपाधि धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। अगर बात करें चोल वंश की स्थापना किन्होंने किया था? विजयालय ने। किन्होंने किया था? विजयालय ने। विजयालय ने एक उपाधि धारण की थी, वह कौन था? नर केसरी की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण किया था? नरकेशी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी। इसी का एक आपका अगला राजा था आदित्य प्रथम।
आदित्य प्रथम ने पल्लव को जब हराया, इन्होंने पल्लव वंश को जब समाप्त किया, उसी के खुशी में इन्होंने एक उपाधि धारण किया। वो कौन था? कोदंडराम। कौन सी उपाधि थी? कोदंडराम की उपाधि किन्होंने धारण किया था? आदित्य प्रथम ने। किन्होंने धारण किया? आदित्य प्रथम ने। वहीं श्रीलंका, श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण करने वाला चोल राजा अगर पूछा जाए, वह कौन था? राजराज प्रथम। कौन था आपका? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम था। वहीं चोल, चोल का अगर सर्वाधिक विस्तार की बात किया जाए, चोल का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो वह राजेंद्र प्रथम के समय में। किनके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में। वहीं आता है एक राजेंद्र द्वितीय आता। राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? प्रकेसरी की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण किया था? प्रकेसरी की उपाधि धारण किया था। तो क्या जाने यहाँ पर चोल वंश के संस्थापक कौन हुए? विजयालय, जिन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण किया। इसी में एक राजा हुआ आदित्य प्रथम, जिन्होंने पल्लव वंश को समाप्त करके कौन सी उपाधि धारण किया था? कोदंडराम। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले पहले चोल राजा कौन हुआ? आपका राजराज प्रथम। चोल का सर्वाधिक विस्तार किनके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? परकेसरी। कौन सी उपाधि धारण किया था? परकेसरी की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्लू खां था? किनका था? बलबन का था। किनका था? बलबन का। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम उल्लू खां था? तो बलबन का था। बलबन की अगर बात करें, बलबन गद्दी पर कब बैठा? 1266। बलबन गद्दी पर बैठा 1266। जो की बात हो रही है उल्लू खां की उपाधि इसको दिया गया था नासरुद्दीन महमूद के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया? नासरुद्दीन महमूद, या उसी का दामाद था जी। तो बलबन का दामाद का नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उल्लू खां। लेकिन अगर बलबन की वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या था इसका? बाहुद्दीन। क्या नाम था? बाहुद्दीन। बलबन की वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो क्या था इसका? बाहुद्दीन, या गद्दी पर बैठा था 1266 में। बलबन ने ही नवरोज उत्सव की शुरुआत किया। नवरोज उत्सव एवं सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किया। सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किन्होंने किया था? बलबन ने। लो एवं रक्त नीति को भी इन्होंने ही लगाया था। लो एवं रक्त नीति को किन्होंने शुरू किया? बलबन ने। दीवाने अर्ज की बात करें, दीवान ए अर्ज, यह आपको क्या था? सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। अगर बात करें इसी के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के दरबार में रहा करता था। अब हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। अगर इल्तुतमिश के बारे में बात किया जाए तो इल्तुतमिश यह 1211 में गद्दी पर बैठा। किसको हराया था इन्होंने? आराम शाह को हटाकर गद्दी पर 1211 में कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। और 1236 में, सॉरी, और 1236 में इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। इल्तुतमिश की अगर बात करें, इल्तुतमिश ने ही आपका कुतुब मीनार को पूर्ण करने का श्रेय किनको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इन्होंने ही एकता प्रणाली की शुरुआत किया। शुद्ध अरबी का सिक्का किन्होंने चलाया? इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इसके अलावा इन्होंने तुर्कान ए चेहलगानी का स्थापना भी किन्होंने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था। तो कुतुब मीनार का पूर्ण करने का श्रेय किनको जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश 1211 में आराम शाह को हटाकर गद्दी का बैठा। एकता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया। सुदरबी सिक्का भी इल्तुतमिश ने चलाया। तुर्कान चिलगानी की भी स्थापना किन्होंने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब बात आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया। कौन वंश का? गुलाम वंश की स्थापना किया। वास्तविक में अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो यह गौरी का गुलाम था। और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। 24 जून 1206 को इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया।
अगर कुतुबुद्दीन की बात करें तो उन्होंने कुतुब मीनार को निर्माण का शुरुआत किया एवं इसी को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता। लाख बख्श के नाम से किनको जानता? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाखों के दान देने के लिए जाना जाता है। एवं लाहौर में इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को। तो राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। और इसकी मृत्यु 1210 में हो गया। इसको दफना भी कहाँ दिया गया था? लाहौर में ही दफना है। इसकी मृत्यु का कारण था घोड़ा से गिरने के कारण इसका चौगान खेलते हुए घोड़ा से गिरकर हो गया था। 1210 में किरका मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसको इसी के राजधानी लाहौर में दफना दिया गया। इसी ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किन्होंने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किन्होंने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इन्होंने इसके अलावा कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण किन्होंने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे मिलान करने को दिया है। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। बंगाल से संबंध कौन रखता? आपका मुर्शीद कुली खां। तो बंगाल के संस्थापक की बात किया जाए तो कौन था? मुर्शीद कुली खां था। उसके बाद यह अवध होगा। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खां, जिसको बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। और मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली कब बना था? 1761 में। तो बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां, अवध के संस्थापक सादत खां जो बुरहानुल मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क हुए, और मैसूर के संस्थापक कौन हुए? आपका हैदर अली हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन का था रिंग फेंस की नीति का प्रणेता कौन थे जी? तो कौन था? आपका वारेन हेस्टिंग। रिंग फेंस पॉलिसी का नेता कौन था? वारेन हेस्टिंग की शासनकाल अगर पूछा जाए 1772 से 74, फिर 74 से क्या रहा था? 85। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1774 से क्या रहा था? 85। क्या आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वह कौन बना था? आपका वारेन हेस्टिंग बना था 1774 से लेकर 85। इसी ने आपको इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कब किया? 1772 में। इसका पहले शासन रहा था 1772 से लेकर 74 रहा था जी। इसके अलावा अगर बात करें, इन्होंने द्वैत प्रणाली की शुरुआत भी कब किया था? इन्होंने 1772 में ही। कब किया था? 1772। इसके अलावा अगर देखा जाए, कलकत्ता में प्रथम मदरसा खोलने के लिए, मुस्लिम शिक्षा के लिए पहली बार मदरसा खोलने की कब खोला था? इन्होंने 1781। तो वारेन हेस्टिंग ने ही कलकत्ता में पहली बार मदरसा स्थापित किया था 1781 में। इसी के समय में मनुस्मृति का अनुवाद हुआ। मनुस्मृति का अनुवाद हुआ था ए कॉड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ था। कब हुआ था? आपका 1776 में। 1776 मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कॉड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कब हुआ? 1776 में। वहीं अगर बात करें भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ? 1785 में। इसी के समय में द सोसाइटी ऑफ द एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना, द एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1785 में। कब हुआ? 1785 में। तो द एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया इन्होंने? 1785 में किया था। तो क्या देखें यहाँ पर आपका वारेन हेस्टिंग की बात करें तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बना। इजरदारी प्रथा की शुरुआत 1772 में। द्वैत प्रणाली कब चलाया? 1772 में। कलकत्ता में प्रथम मदरसा खोला था 1781 में। मनुस्मृति का अनुवाद एक कॉड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कब हुआ? 1776 में। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? 1785 में। द एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ? 1785 में। यहीं पर अगर जाने दूसरे गवर्नर के बारे में जो आपको ऑप्शन में दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली।
बरेली की शासनकाल को अगर देखा जाए 1798 से लेकर 1805, बरेली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 रहा था। इन्होंने ही सहायक संधि की शुरुआत किन्होंने किया था? तो लॉर्ड बरेली ही क्या किया था? सहायक संधि की शुरुआत किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किन्होंने कब किया था? 1800 और 1854 तक यह चला था। कब तक चला था? 1854। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना बरेली के द्वारा किया गया। अपने आप को बंगाल का शेर, स्वयं को बंगाल का शेर कहने वाला कौन था? वह लॉर्ड बरेली था। इसके अलावा अगर दूसरा देखें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो कौन आता? ऑकलैंड का समय क्या था आपका? 1836 से लेकर 42। इसी के समय में, ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1839 से 42, 1839 से 42 में हुआ था आपका। ऑकलैंड के समय में बात क्या आता है? ऑकलैंड के समय में देखिए 1836 से 42 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में रहा। इसी के समय कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड का मरम्मत किया गया। क्या चीज का कब किया गया आपका? 1839 में। तो दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रैक रोड का मरम्मत कब किया गया? 1839 में। इसके बाद हम लोग डलहौजी के बारे में जानेंगे। 1848 से लेकर 56, डलहौजी का समय था 1848 से 56। इसी के समय में व्यवगत सिद्धांत आता है। क्या आता है आपका? व्यवगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड तथा हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। अगर डलहौजी की बात करें, इसी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 में हुआ था। इसी ने आपका इनाम कमीशन की भी स्थापना किया था। इनाम कमीशन की स्थापना कब किया गया था? 1852 में। इनाम कमीशन की स्थापना किया गया 1852 में किया गया। और व्यवगत सिद्धांत के तहत इन्होंने सबसे पहले किसको हड़प्पा? सतारा को 1848 में। इसके बाद जयपुर एवं संभलपुर की बात करें तो इसको 1849 में। वहीं झांसी की अगर बात करें, झांसी को 1853 में। सिक्किम को हड़प लिया गया था 1850 में। और अवध को 1856 में। अवध को कब हड़प लिया गया था? 1856 में हड़प लिया गया था जी। चलेंगे। हाँ, और इसमें अगर बात किया जाए, डलहौजी को ही क्या कहा जाता? रेलवे का जनक इनको कहा जाता। डलहौजी का सबसे पहले इन्होंने रेल चलाया था 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाया था? 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर में रेल चला था। बंबई से लेकर कहाँ तक चला था? थाने के बीच में। कहाँ से कहाँ? बंबई से थाने के बीच में चला था। हाँ, अपने इन्होंने शिमला को क्या किया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला कौन था आपका? डलहौजी था। इसके अलावा देखें अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना किन्होंने किया था? डलहौजी। कब किया था? 1854। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने कब किया था? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। 34 में दिया हुआ है कि फराजी कौन थे जी? फराजी से संबंध किनका था? तो फराजी की संबंध कहे तो दादू के अनुयायी या हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। तो कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। दादू के अनुयायी पूछा जाए कौन था? तो हाजी के शरीयतुल्लाह थे। इसके अलावा गुरु नानक की बात करें तो सिखों की स्थापना किन्होंने किया था? गुरु नानक ने किया था। लंगर एवं पंगत की शुरुआत भी किन्होंने किया था? गुरु नानक ने। किन्होंने किया था? गुरु नानक ने। सिखों के प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक हुए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को।
1857 की क्रांति में नायक मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे अगर पूछा जाए कौन सी रेजिमेंट से जुड़ा हुआ था, 34वीं एनआई से। किससे जुड़ा हुआ था? 34वीं रेजिमेंट से जुड़ा हुआ था। वास्तविक रूप से अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरू कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और कौन सी एनआई के द्वारा शुरू किया गया था? यह 20वीं एनआई के द्वारा। किनके द्वारा हुआ था? 20वीं एनआई के द्वारा शुरू किया गया था जी। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, इसके बारे में कई कोट किया गया, जिसमें आपको आता है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहा गया था बीडी सावरकर के द्वारा। किनके द्वारा कहा गया? बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया। वहीं यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किन्होंने कहा था? डिजरायली ने। किन्होंने कहा था? डिजरायली ने कहा था। इसके यह पूर्णता क्या था? सिपाही। यह पूर्णता सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णता सिपाही विद्रोह था। किन्होंने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। सर जॉन लॉरेंस और किन्होंने कहा था? सीले ने कहा था। इसके अलावा देखें, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र। हिंदू एवं मुसलमानों का क्या था? षड्यंत्र। यह कहा था जेम्स टेलर एवं आउटरम ने कहा था। उसके अलावा ये अगर देखें, बर्बरता था सभ्यता का युद्ध था। सभ्यता का युद्ध था। किन्होंने कहा था? टी आर होम्स। किन्होंने कहा था? टी आर होम्स ने। किन्होंने कहा था? टी आर होम्स ने कहा था। तो हम लोग क्या देखें, अगर इसके अलावा हम लोग बात करें विद्रोह को लेकर, तो विद्रोह 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बहादुर शाह जफर एवं कौन था? बख्त खां। कौन था? बख्त खां था जी। इसके अलावा अगर बात करें कानपुर का नेतृत्वकर्ता नाना साहब और कौन था? तत्या टोपे। नाना साहब और तत्या टोपे कौन थे? नाना साहब एवं तत्या टोपे। इसके अलावा बात करें लखनऊ का कौन था? बेगम हजरत महल। लखनऊ की बात करें तो कौन था? बेगम हजरत महल। लखनऊ का था बेगम हजरत महल। कौन था? बेगम हजरत महल था जी। इसके अलावा बात करें इलाहाबाद की बात करें तो इनका कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद का नेतृत्व करता था लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। इसके बाद अगर बात करें बरेली का नेतृत्वकर्ता कौन था? खान बहादुर खां था। इसके अलावा देखिए फैजाबाद तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद का कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। झांसी का कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई थी जी। फैजपुर की अगर बात करें, लास्ट में आता है फैजपुर का कौन था? अजीमुल्ला। कौन था? अजीमुल्ला। जगदीशपुर की बात करें, जगदीशपुर कौन का था? वीर कुमार सिंह। कौन था? वीर कुमार सिंह। चलेंगे एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या हम लोग जाने। सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के 20वीं अन्यायी के द्वारा किया गया था। उसके बाद इसके बारे में कोट किया गया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किन्होंने कहा था? बीडी सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किन्होंने कहा? डिजरायली ने कहा। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किन्होंने कहा था? आपका लॉरेंस एवं किन्होंने कहा था? सीले ने। इसके बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। किन्होंने कहा था? जेम्स टेलर ने। यह बर्बरता था सभ्यता का बीच युद्ध था। किन्होंने कहा था? टी आर होम्स। किन्होंने कहा था? टी आर होम्स। इसके बाद क्या देखे, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व कौन था? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां के द्वारा। कानपुर का नेतृत्व करता था नाना साहब एवं तत्या टोपे के द्वारा। लखनऊ का नेतृत्व किन्होंने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। और इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा। बरेली का नेतृत्व किन्होंने किया था? खान बहादुर खां। किन्होंने किया था? खान बहादुर खां। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गदर पार्टी की अगर बात करें तो गदर पार्टी का सही संबंध क्या हो जाए? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का संबंध सैन फ्रांसिस्को से है। इंडियन हाउस की बात करें तो इंडियन हाउस कहाँ था? लंदन में। वहीं यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ हो जाएगा?
चिलियट में, यूएसए में हो जाएगा। और स्वदेशी सेवक ग्रीक कहाँ पे, मॉस्को, मॉस्को कहाँ पे था, मॉस्को। तो गदर पार्टी कहाँ रहा, सैन फ्रांसिस्को में। इंडियन हाउस कहाँ पे रहा, लंदन ब्रिटेन में। यूनाइटेड इंडियन हाउस की बात करें तो सिलेट यूएसए में हो गया। स्वदेशी आपका सेवक ग्रीक की बात करें तो कहाँ पे हो गया, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था। तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कहा था, 1929 के कांग्रेस के लाहौर। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किनके द्वारा किया जा रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे बात करेंगे स्वराज शब्द का प्रयोग। स्वराज शब्द की बात करें, स्वराज शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। किन्होंने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। किनके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अब आता है कि पहली बार स्वराज का मांग कौन सा अधिवेशन में किया गया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद आता है कि पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की बात करें तो पूर्ण स्वराज का मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपना स्वीकृति दिया था जी। तो जुलाई 1942 के वर्धा में, कहां पे दिया था, 1942 के वर्धा में। क्वेश्चन था आपका कि कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपना स्वीकृति दे दिया था, तो वर्धा में 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह लागू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। घोषणा हुआ था 8 अगस्त, लागू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने नारा दिया था कि करो और मरो का नारा कहां दिया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सभी को अलग अलग जेल में रखे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। वर्नाकुलर पे सेट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह अधिनियम 1878 में देशी भाषाओं के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण को स्थापित करने के लिए लाया गया था। यह ऑप्शन आपको क्या है, सही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि वर्नाकुलर पे सेट के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। क्या चीज चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। इसमें क्या था, यह अधिनियम 1878 में देशी भाषाओं के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया। जिला दंडकाय को देशी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही को बचाने के लिए रातों में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में प्रेरित हो गया। यह 1883 में नहीं, 1882 में क्या किया गया था, इसको निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इसमें गलत कौन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर वर्नाकुलर पे सेट की बात करें तो लिंटन के समय में आया था, समाप्त किया था रिपन ने। रिपन ने कब किया था, 1882 में। कब किया था, 82 में। तो ऑप्शन कौन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आपका 3 भागों में बटा हुआ था, तो कौन था, धोलावीरा। कौन सा था, धोलावीरा। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में जो बटा हुआ था, या पूर्वी भाग और कौन था, पश्चिमी भाग। हड़प्पा सभ्यता 2 भाग में था, एक पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। वहीं धोलावीरा की बात करें तो इसका 3 भाग था जी। एक था किला, पहला कौन था, किला। दूसरा था मदीनगर, दूसरा नगर क्या था, मदनगर था। तीसरा था निचला नगर, तीसरा कौन था, निचला नगर। तो यह 3 भाग में बटा हुआ था। धोलावीरा कितना भागों में बटा हुआ था, 3 भाग। धोलावीरा की अगर बात किया जाए, धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है आपका, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। अगर धोलावीरा की आकृति की बात करें तो इसका आकृति कैसा, आयताकार। धोलावीरा का आकृति कैसा मिलता, आयताकार मिलता। मोहनजोदड़ो की बात करें, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगन से चूड़ियां मिली है। कालीबंगन की बात करें तो क्या था आपका, चूड़ियां वगैरह। उसके अलावा जुता हुआ खेत का भी प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या, अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्ति के मूल्य की हानि है। निम्नलिखित में इसका कारण क्या होता है, तो उत्पाद के तकनीकी में परिवर्तन। अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्ति के मूल्य की हानि है। निम्नलिखित में इसका कारण क्या होता, उत्पाद की तकनीकी में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर आपका
42 पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है एक जैसा उत्पाद की विभिन्न कीमतें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या, अधिक संख्या के क्रेता और कम संख्या में विक्रेता। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आप ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। कौन हो जाएगा? क्रेता तथा विक्रेताओं के आपका विशाल संख्या हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 43 में, यदि अन्य बाजार, यदि अन्य बातें पूर्णतः रहे तो अर्थ क्या होगा इसका? यदि अन्य बातें पूर्णतः रहे तो का अर्थ क्या बनता है? प्रत्येक घटक को शामिल करना होगा। तो कौन हो जाएगा? प्रत्येक घटक को क्या होगा? शामिल करना होगा। इसमें कई पॉइंट बनता है, इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो इसमें क्या होता है? वस्तु की सभी इकाई, वस्तु की सभी इकाइयां, वस्तु की सभी इकाइयां गुणवत्ता मात्रा में क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता मात्रा में समान होनी चाहिए, गुणवत्ता मात्रा में समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आता उपभोग, उपभोग क्रिया के दौरान, उपभोग क्रिया के दौरान उपभोग, उपभोग की रुचि, उपभोग की रुचि, की रुचि, आदर, आदत एवं क्या हो जाएगा? फैशन, आदत एवं फैशन, स्वभाव में एवं आय में परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और देख लेंगे हम लोग इसका, वस्तु की, वस्तु की इकाइयों, वस्तु की इकाइयों, इकाइयों का उपभोग, उपभोग नियंत्रण, नियंत्रित होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, होना चाहिए जी। यही पॉइंट देख लेंगे महत्वपूर्ण हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पर, कि वस्तु की सभी इकाई गुणवत्ता मात्र होनी चाहिए, उपभोग क्रिया के दौरान उपभोग की रुचि, आदत और फैशन क्या होनी चाहिए? आय में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, वस्तु की इकाई का उपभोग में निरंतर क्या होनी चाहिए? निरंतर बना हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दिया हुआ है कि वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आय तथा धन के वितरण के समानता से, किसे? आय एवं धन के वितरण के समानता। तो वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आय तथा धन के वितरण के समानता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो बाजार में प्रवेश की रोक व्यापार नहीं होती है, उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा मात्र रह जाती है। तो कौन बन जाएगा इसमें? उत्पादन की दीर्घ अवधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा रह जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या कर रहा है? 40। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है? आपको कनाडा, कहाँ पे पाया था? कनाडा। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है? कनाडा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए सबसे बड़ा देश अगर कौन हो जाएगा तो रूस हो जाएगा, सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश आपको चीन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा? मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था जी? 1987। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? आपका 1987 में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 48 क्या कह रहा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? आपका कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पे? कानपुर। राजमुंद्री की बात करें, राजमुंद्री और आपका नई दिल्ली एवं रांची में क्या क्या अवस्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था पे स्थित है, इसमें आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपका राजमुंद्री कहाँ पे पड़ता? आंध्र प्रदेश। या कहाँ पे पड़ता? आंध्र प्रदेश। या तंबाकू, तंबाकू नियंत्रण, तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? या आपको राजमुंद्री में है। इसके अलावा नई दिल्ली की बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है आपका? तो नई दिल्ली में। रांची में अगर बात करें, यहाँ पर ला अनुसंधान की बात करेंगे, ला अनुसंधान कहाँ पे है आपको? रांची में। ला अनुसंधान कहाँ पे होगा? रांची में। ला अनुसंधान कहाँ पे होगा? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 में। 49 की बात करें, 49 में क्या दिया हुआ आपका? कि तुगले, तुगले जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुगले कहाँ, कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। तुगले
तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से कहाँ पे पड़ता है? आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इसके अलावा अगर जलप्रपात केवल बात करें, एंजील जलप्रपात कौन आता है? एंजील जलप्रपात की बात करें तो कहाँ पे पाया जाता है? बेनेजुएला। कहाँ पे पाया जाता है? बेनेजुएला। बहुत ही चर्चा में बजना हुआ आपके बेनेजुएला। इसके अलावा देखें सुथरलैंड, कौन सा आता है? सुथरलैंड की अगर बात करें, ये आपका न्यूजीलैंड का कहाँ पे पाया जाता है? न्यूजीलैंड। सुथरलैंड बंदरगाह कहाँ पे पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। अगला, इसके बाद गावानी की अगर बात करेंगे, यह कहाँ पे पाया जाता? फ्रांस में। कहाँ पे पाए जाते? उसके अलावा जोल या गरसोप्पा, गरसोप्पा की बात करें, गरसोप्पा कहाँ पे पाई जाती है? भारत में। गरसोप्पा कहाँ पे पाई जाती है? भारत। इसके अलावा नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं भारत सॉरी नाग कनाडा और अमेरिका के सीमा पर, कनाडा और अमेरिका के सीमा में क्या पाया जाता? नियाग्रा। तो क्या देखिए, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में, आपका थोलैंड, आपका सुथरलैंड, सुथरलैंड कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। गावानी कहाँ हो गया? फ्रांस में। और गरसोप्पा भारत में। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है जी? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका जंगली गधा के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना? क्या देखिए, कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? जंगली गधा के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर की बात करें तो यह किस लिए जाना जाता है आपको? एशियाई शेर हो जाएगा आपको याद गिर उद्यान में। कहाँ पे? गिर उद्यान में। गिर उद्यान। वहीं अगर साबरिया क्षेत्र की बात करें तो यह कहाँ हो जाए? केवला देव में। केवला, केवला देव में, जो राजस्थान में पाया जाता है। केवला देव कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। वहीं बात करें भारत में, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव अभ्यारण्य कौन हो जाएगा? कच्छ डिजर्ट। कौन सा हो जाएगा? कच्छ डेजर्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कच्छ डेजर्ट। वहीं छोटा अगर बात करें, छोटा कौन हो जाएगा? गुंज, गुंज इंग्लैंड। कौन हो जाएगा? गुंज इंग्लैंड। कहाँ पे पड़ता है यह? लक्षद्वीप में। कहाँ पे पड़ता? लक्षद्वीप में। क्या देखिए यहाँ पे हम कि आपका गिर उद्यान कहाँ का था? गुजरात। जो सावरिया एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। केवलादेव की बात करें, केवलादेव राजस्थान में, यह किसके लिए जाना जाता है? सावरिया क्रेन के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा, आपको भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अगर वनजीव की बात करें तो यह कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात डेजर्ट। कौन सा होता है? गुजरात डेजर्ट। और सबसे छोटा बात करें तो कौन आता है? गूंज इंग्लैंड, जो कहाँ पे पाया जाता है? आपका लक्षद्वीप में। कहाँ पे पाई जाती है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या दिया? आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमिलित है? डायनमो का आविष्कार किन्होंने किया था? माइकल फेराडे ने। बैरोमीटर का टॉरिसेली ने। आपका ग्रामोफोन का किन्होंने किया था? एडिसन। तो सभी इसमें क्या आपका सही है? तो डायनमो का आविष्कार किन्होंने किया था? माइकल फेराडे ने। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सिले ने। और ग्रामोफोन का आविष्कार किन्होंने किया था? एडिसन ने। किन्होंने किया था? एडिसन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी था? इसमें इनमें से कोई नहीं था। इसमें क्या था? मिथाइल मरकेप्टन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और जानते हैं कि आपको गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें मरकेप्टन, मिथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यह घटना बात किया जाए कब हुआ था? 1984 में, या दिसंबर 1984 में। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। सिद्धांत सेरामणि किसकी रचना है जी? किसका था यह? भास्कराचार्य का। सिद्धांत सेरामणि किसका है? तो भास्कराचार्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। 54 का रहा आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता। वहीं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मनाया जाता है? 11 मई को। 1 जुलाई की बात करें तो चिकित्सा डे, डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें आपको
26 जुलाई को क्या होता है? कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। चिकित्सा था जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और आपका 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया आपका? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे अवस्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान अगर देखा जाए, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे? नई दिल्ली में है। वहीं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की बात करें, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की बात करें तो अभी देखे थे राजमुंदरी। कहाँ पे था? राजमुंदरी में था। वहीं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे पड़ता है? यह जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे है? जमशेदपुर। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। वहीं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो क्या देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय धातु विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? जमशेदपुर में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 क्या कर रहा है आपको? प्रथम प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये आपको कौन था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन हो जाएगा? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। इसमें अगर बात करें भारत के अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो कौन हो जाएगा? कल्पना चावला। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो कौन हो जाएगा? आपका कल्पना चावला। कौन हो जाएगी? कल्पना चावला हो जाएगा। इसी में आपको अगर पूछा जाए, एक रूस का आता है जो आता है यूरी हाँ यूरी गागरिन। किसको माना जाता है? यूरी गागरिन से माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कई सारे मरुस्थल देखने को मिलता है, जैसे कि आपको आज ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कौन सा आता है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसके अलावा सैंडी मरुस्थल कौन आता है? सैंडी मरुस्थल कौन सा आता है? सैंडी मरुस्थल होता है। उसके अलावा गिब्सन गिब्सन स्तन भी कहाँ पे आता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल सब कहाँ पे पाया जाती? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाती। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता। नई दुनिया का देश किसको कहा जाता? उत्तरी अमेरिका। नई दुनिया का देश किसको कहा जाता? उत्तरी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता? दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता। अगला आता है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि विभाग का मंत्री किसको बनाया गया था? तो 2 सितंबर 1940 को अंतरिम मंत्रिमंडल का मंत्री किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम कृषि मंत्री कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और इनको और कौन था? गृह एवं सूचना मंत्रालय भी दिया गया था। गृह एवं सूचना मंत्री भी कौन बने थे? तो आपका राजेंद्र प्रसाद। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको क्या बनाया गया था? इनको प्रसारण विभाग कौन सा मिला था? प्रसारण विभाग का मंत्रालय। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को उद्योग जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करेंगे, इसका हो जाएगा आपका ये तो आपको आ जाएगा प्रधानमंत्री। इसको बनाया गया था स्वतंत्र मंत्रिमंडल में। जॉन मथाई की बात करें तो इनका क्या था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। कौन दिया था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय किनको दिया गया था? जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री किनको बनाया गया था? जॉन मथाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 59 में क्या दे रहा है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गन्ना को कब अपनाया गया था? सॉरी, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था आपको? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जुलाई 1945। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान के है या आपको राष्ट्रीय गीत के दोनों को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। जबकि आपका राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947।
इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था आपको? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था, राष्ट्रगान को। किसको गाया गया था? राष्ट्रगान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? संविधान के संशोधन के संबंधित प्रक्रिया कौन सी भाग में आता है? तो भाग आपका आ जाएगा 20 में। भाग किसमें है? 20 में। भाग 18 की बात करें तो इसमें क्या आता? अपवाद उपपद। आपात उपपद क्या आता? आपात उपपद आता है, जिसका अनुच्छेद कहाँ हो जाएगा? 352 से लेकर 360 हो जाएगा। वहीं बात करेंगे भाग 17 में क्या है? राजभाषा। क्या आता? राजभाषा। इसका अनुच्छेद 343 से 351। और वहीं आपका भाग 20 में अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। तो भाग 18 में आपात उपपद की चर्चा 352 से 360। 352 में जानते हैं क्या आता है? राष्ट्रीय आपात। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। 352 में क्या आती है? राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 की बात करें, कौन आता? राष्ट्रपति शासन। कौन आता है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। और 360 के अंतर्गत क्या आता है आपका? वित्तीय आपात। कौन सी क्या आता है आपका? वित्तीय। वित्तीय आपात क्या आता है? वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात किसमें आता है? 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या दिया हुआ? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या दिया हुआ है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो भाषा आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। जिसके लिए भाषाई आधार के लिए अनशन पर कौन बैठे थे? श्री राम लल्लू, जिनकी मृत्यु भी हो गया था। तो क्या देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तमिलनाडु की वही राज्य बात करेंगे तो इससे आपका तेलंगाना वगैरह, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपको कौन निकला था? उत्तराखंड निकला था, जिसका पहले नाम क्या था? उत्तरांचल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 19 के खंड क में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19 खंड 1 के क में। अनुच्छेद 19 में क्या है आपका? बोलने की स्वतंत्रता दिया गया। 14 में आपका अनुच्छेद 14 में क्या आपका? विधि के समक्ष समानता। क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 में किया गया। और प्राण एवं देही की स्वतंत्रता, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता किसमें दिया गया? अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं देही की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा? राष्ट्रीय दल बदल के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में। कितना राज्यों में? 4 राज्यों में। क्वेश्चन क्या था आपका कि राष्ट्रीय दल बनाने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होनी चाहिए? 4 राज्यों में। कितने राज्य में होनी चाहिए? 4 राज्य। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के नियुक्त द्वारा। अनुच्छेद 75 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। वहीं लोकसभा की बात करें, लोकसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में है। वहीं क्या करा आपको? राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अनुच्छेद 75 के तहत। राष्ट्रपति की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति की चर्चा किसमें दिया गया? अनुच्छेद 52 में। मंत्रिपरिषद की चर्चा की बात करें तो किसमें किया गया? अनुच्छेद 74 में किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या है? नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा? 2030। 2035 की अगर लक्ष्य को देखा जाए, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में स्टेशन, अंतरिक्ष में स्टेशन, अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। 2040 की अगर बात करें, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने का, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने का लक्ष्य कब तक है? 2040। वहीं 2050 की अगर बात करें,
मुंबई, मुंबई शहर में शून्य कार्बन, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2050 तक। तो का नासा नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य है 2030 तक। अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने का भारत का लक्ष्य कब तक है? 2035 तक। और चंद्रमा पर या अंतरिक्ष यात्री को उतारा जाएगा भारत के द्वारा 2040 तक। अब मुंबई में शून्य आपका कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक रखा गया? 2050 तक। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 67। 67 में कह रहा है प्रोबा थर्ड मिशन को किसके किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? C-59 के द्वारा। किसके द्वारा? C-59। प्रोबा थर्ड मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? PSLV C-59 के द्वारा। वहीं अगर बात करें PSLV 60 के द्वारा किया गया था आपका एस्पाइडेक्स एक्स, एस्पाइडेक्स एक्स। तो एस्पाइडेक्स एक्स मिशन किसके द्वारा गया था? तो आपका PSLV C-60 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C-60 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कर रहा है कि भारत में वनावरण की स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो यह तो सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण हरियाणा में, यह भी सही है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? मिजोरम में। तीनों ऑप्शन आपको क्या है? सही है, इनमें से कोई भी गलत आपका नहीं है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पे पाई जाती है? हरियाणा राज्य में पाई जाती है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें। 69 में क्या आपका निम्न में से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को सौंपा है? तो कौन सा आपका? बोत्सवाना है। निम्न में से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को सौंपा रहा है? तो कौन है? बोत्सवाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या कहा गया? जनवरी 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितना है? 718। जनवरी 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितना? 18। सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे पाई जाती है? कल लद्दाख में ना। 777। कितना होता है? 777। इसके बाद हो जाएगा 477। कितना होगा? 477। इसके बाद दूसरा आता है उत्तराखंड, दूसरा स्थान पे। उत्तराखंड में कितना है? आपको 124 है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कितना है? आपको 51 है। चौथा, चौथा में आता अरुणाचल प्रदेश। कौन आता? अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 36 है। अरुणाचल प्रदेश में हिम तेंदुआ 36 है। इसके अलावा सिक्किम में, आपको सिक्किम में हिम तेंदुआ की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और छठा में हो जाए जम्मू कश्मीर, लास्ट आपको 9। जम्मू कश्मीर में कितना है? 9 है। तो हिम तेंदुआ अभी वर्तमान में भारत में कितना है? 718 में। सबसे ज्यादा लद्दाख में 477 है। उत्तराखंड में 121, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या करा? हिस्ट्री दैट इंडिया आप इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन था? आपका प्रेम प्रकाश। कौन है आपका? प्रेम प्रकाश। कौन है आपका? प्रेम प्रकाश है। इसके अलावा देखिए ओमेन, ओमेन, ओमेन लाइफ फ्रीडम, ओमेन लाइफ फ्रीडम की बात करें तो कौन था? चाबरा माता रेमी, माता रेमी। दूसरा देखेंगे रोहतांग, रोहतांग आर पार, रोहतांग आर पार, यह किनका है? अजय का। किनका है? अजय का है। उसके अलावा देखेंगे संस्कृत, संस्कृत का पांचवा अध्याय, संस्कृत का पांचवा अध्याय, संस्कृत का पांचवा अध्याय की बात करें क्या? प्रभात ओझा। किनका है? प्रभात ओझा का है। वहीं वाइल्ड वाइल्ड फिक्शन की अगर बात करें, वाइल्ड फिक्शन किनका है? वाइल्ड फिक्शन किनका है? वाइल्ड फिक्शन आपका अमिताभ घोष। किनका है? अमिताभ घोष। किनका है? अमिताभ घोष का। किनका है? अमिताभ घोष। क्या देखिए यहाँ पर कि एक पुस्तक देखिए वुमेन लाइफ ऑफ फ्रीडम, किनका था? चावरा मोरबिती मातरेमी, मातरेमी। किनका है? चावरा मातरेमी का। रोहतांग, रोहतांग आर पार किनका था? अजय का। रोहतांग आर पार किनका? अजय का। संस्कृत का पांचवा अध्याय किनका था? प्रभात ओझा का। किनका था? प्रभात ओझा। संस्कृत का पांचवा अध्याय किनका? प्रभात ओझा का है। वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन की बात करें तो किनका? अमिताभ घोष। वाइल्ड फिक्शन किनका है? अमिताभ घोष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 72। 72 की बात करें, भारत ने तापुन मेलासा मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजा है?
तो जमैका और किसको भेजा, क्यूबा को। भारत ने तूफान कौन सा है, मेलिसा, मेलिसा से प्रभावित किन दो देशों को आपको मानव सहायता भेजा, तो जमैका और क्यूबा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या करा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी महिला प्रत्याशी ने जीत हासिल किया है, 28 महिला। कितना महिला जीती है, 28। इसके अलावा देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ। एक हुआ था पहला पहला 6 नवंबर, दूसरा हुआ 11 नवंबर। पहला जो हुआ तो उसमें कितना सीट के लिए हुआ, 121, और दूसरा में हुआ 122 के लिए हुआ था। टोटल कुल विधानसभा सीट अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा, 243 सीट। सबसे ज्यादा अगर पूरा वोटिंग पूछा जाए कितना पड़ा आपको, तो इसमें वोटिंग पड़ा था 66.9%। कुल वोटिंग कितना हुआ था, 66.9। सबसे ज्यादा कहां पे हुआ था, कटिहार में। कटिहार में हुआ था 79.1%, और सबसे कम हुआ था आपका नवादा जिला में, यह मात्र हुआ था 57.85%। 57.85% हुआ था। अगर वह पुरुष मतदाता की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष मतदाता की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, 3.94 करोड़ था। वहीं महिला 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 मतदाता की अगर संख्या पूछा जाए, 3.51 करोड़। कितना था, 3.51 करोड़। नए वोटर की संख्या पूछा जाए तो कितना था, 14 लाख। कितना था, 14 लाख। कितना था, 14 लाख। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन के कौन निकला था, बीजेपी। बीजेपी कितना सीट जीता था, 89। उसके बाद जेडीयू। जेडीयू कितना सीट जीते थे आपको, 85 सीट जीता। इसके बाद आरजेडी। आरजेडी के पास कितना सीट आया, 25 सीट। इसके बाद एलजेपी के पास कितना सीट आया, 19 सीट आया। इसके बाद इसके अलावा देखिए कि कांग्रेस की पार्टी, इंडियन इंडियन आपको इंडियन आपको कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस की अगर बात करें, इनके पास कितना था, 6। कांग्रेस पार्टी कितना सीट जीता था आपका, 6 सीट। कितना सीट जीता था, 6 सीट। तो टोटल वोटिंग कितना हुआ था, 66.9 हुआ था। सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ पे हुआ, कटिहार में 79.1, और नवादा में हुआ था 57.85। टोटल अगर आप पुरुष मतदाता की बात करें तो कितना था, 3.94 करोड़। महिला मतदाता 3.51 करोड़। नए मतदाता कितना था, 14 लाख। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 74। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट नमन किस विभाग संस्था से संबंधित है, तो किससे था, भारतीय सेना। प्रोजेक्ट नमन किस विभाग से संबंधित है, भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 75। 75 में क्या केंद्र सरकार ने पराली जलाने को दंड को बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया आपको, 2 गुना कर दिया है। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या करा, खर्ची पूजा का संबंध किस शहर से है, कहां से, अगरतला। खर्ची पूजा का संबंध कहां से, अगरतला। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीआई टैग से संबंधित कौन सा मिलान गलत है, तो बरनी चाय कहां पे है, उत्तराखंड। बरीनाग चाय कहां पे दिया गया, उत्तराखंड, सही है। रामबन अनादर दाना कहाँ का है, जम्मू कश्मीर, यह भी सही है। रामबन अनादर दाना कहाँ का, जम्मू कश्मीर। रतलाम रियावल लहसुन की बात करें, वह उत्तर प्रदेश ना होकर कहाँ पे होगा आपका, यह मध्य प्रदेश का। कहाँ का ये लहसुन, कहाँ वाला का है, मध्य प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे। 78 में क्या है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगाथिलिक अवशेष की खोज की गई, तो कहां पे किया गया, केरल। मेगालिथिक अवशेषों की खोज कहां पे किया गया, तो केरल राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, कौन बन गया, गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, आपका गुजरात राज्य बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या कह रहा है आपसे, कि जम्मू कश्मीर के जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन हुआ, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना, महाराष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 81। 81 की बात करें, 81 में क्या दिया हुआ, विश्व आर्थिक मंच की 55 वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई आपका, दावोस। कहाँ पे हुआ, दावोस। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, दावोस में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या कह रहा है, कि युगे युगी संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया, आपका फ्रांस के साथ। किनके साथ किया गया, फ्रांस। युगे युगी संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया, फ्रांस के साथ किया। अगला क्वेश्चन है आपका, कि पुस्तक
पुस्तक एवं लेखक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ब्रिंग इट आपका दीपा भस्ती का ना होकर किनका होगा? दीपा ही है, लेकिन इसमें आपका कुछ टाइटल अलग होगा। कौन हो जाएगा? दीपा मलिक होगा। कौन होगा? दीपा मलिक। इसका कौन हो जाएगा? दीपा मलिक। बाकी आपको सब सही दिया है। द वन क्रिकेट माई लाइफ किनका है? शिखर धवन का। आई हैव द स्ट्रीट किनका है? आर अश्विन का। सर्किल आपका सर्किल ऑफ लाइफ किनका है? सुधा मूर्ति। सर्किल ऑफ लाइफ किनका है? सुधा मूर्ति। तो ब्रेक आर्ट इट किनका था? दीपा मलिक का था। द वन क्रिकेट माई लाइफ किनका है? शिखर धवन का। आई हैव द स्ट्रीट किनका? आर अश्विन का। क्रिकेट ऑफ द लाइफ किनका? सुधा मूर्ति का। क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा? ये नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, 84 क्या करा? अभ्यास और संबंधित देश का मिलान कौन सा सही नहीं है? तो डेजर्ट नाइट किनके बीच होती है? भारत, फ्रांस और यूएई। ये आपको ऑप्शन सही है। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होती है। टाइगर ट्रैप भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रैप आपका टाइगर क्लॉ की बात करें, युद्धाभ्यास इनके बीच होती है? भारत अमेरिका के। इंद्र भारत और रूस के बीच होती है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होती है। यहाँ पर नेपाल ना होकर क्या होगा? भारत होगा। तो सिम्बैक्स किनके बीच होती है? भारत और नेपाल। किनके बीच होती है? भारत और नेपाल के बीच होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कर रहा है? सुरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है आपका? तो जेनिफर साइमंस। कौन बनी है? जेनिफर साइमंस। तो सुरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर साइमंस बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दिया हुआ आपका? दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक 78 और इन संख्याओं का अनुपात कितना है? 2 और 3 है। तो उनका योगफल कितना होगा जी? तो 2 और 3 का अनुपात कितना हो गया? 5। इसी 5 का मान कितना दिया? 78। एक का मान कितना हो जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, एलसीएम। उनका योगफल हम डायरेक्ट निकाल दिए ना। उसका लघुत्तम समवर्तक दिया, उनका संख्या क्या? तो 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। यही 6 का मान कितना दिया? 78। एक का मान कितना हो जाएगा? 78/6। तो तिरछा कितना हो जाएगा? 78। एक का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब अब दोनों का क्या कर रहा है? दोनों का योग कर रहा है। तो 2 और 3 का योग कितना हो गया? 5 हो गया। 5 × 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13×5 = 65। आंसर क्या बनेगा? 65। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कर रहा है? सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 सिक्के का आपका 8, 5 और 9 के अनुपात में, तो सूरज के पास कुल राशि कितना है? 648 है। चलिए हम लोग चेंज कर लेते हैं। आपको कुल राशि दिया हुआ है ना, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 50 पैसे का। 50 पैसे का कितना है? 8। रेशियो दिया हुआ 8, 5, 9। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा। 50 पैसा है तो इसको 1/2 लिखेंगे। 1 रुपया है तो 5 ही होगा। 9 है तो इसको कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 होगा। तो कितना रेशियो बना? 4, 5 और क्या बना? 45। टोटल का मान कितना हो गया? 50। 50 सर कितना हो गया? 54। 54 का ही मान आपको कितना दिया है? 648 दिया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? 12। 12 बार में कट जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा? 12। अब किसका पूछा आपको? 50 पैसा। 50 पैसा वाला कितना था? 8 गो था। 8 × 12 कर देंगे, कितना होगा? 12×8 = 96। कितना हो जाएगा? 12×8 = 96। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या करा? आदित्य और रवि 15,000 में एक कार को पूरा करने का ठेका लेता। आदित्य अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आदित्य आदित्य किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और जबकि रवि उसको कितना दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। और तीनों ने राहुल की सहायता ले लिया। 2 गो रवि था, इसके बाद किसके सहायता ले लिया? राहुल का सहायता ले लिया। सभी ने मिलकर कितना दिन में काम किया? 6 दिन में किया। तो टोटल तो 6 आपको हुआ। उसमें से क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का मान को घटा देंगे। माइनस क्या हो जाएगा? 118। तो इस सभी का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 90। कितना बार में जाएगा ये आपका? 15 बार में जाएगा। ये कितना जाएगा? 6 बार में। यह कितना जाएगा? 5 बार में। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना होगा आपका? 9 6 15, 9 9 5 14, 14 बटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? इसमें पूछा है आपको सभी का मान निकाल लेंगे। इसको अगर कटाएंगे तो यह कितना बनेगा? 7 और 45 बन सकता है ना। ठीक है ना? 7 45 कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे? सबका मान निकाल लेंगे। तीनों का मान दिया हुआ ना। एक कौन था आपका? पहला कौन था आपका? आदित्य था। एक आदित्य था, दूसरा कौन था? रवि था। और तीसरा व्यक्ति कौन था आपका इसमें? आ, कौन आया जी? राहुल आया है ना।
इसमें तीसरा कौन आया था? राहुल। तो आदित्य का मान हम लोग किसका निकाले? इसमें जो निकाले 1/7, तो यह किसका हो गया आपका? इसमें तो दोगों का मान दिया हुआ था। एक आदित्य का मान दिया था कितना? यह 15 दिन में करता, 1/15 इसका हो गया। और रवि का मान कितना दिया था? 1/18 हो गया। बाकी जो ये आया 45/7, यह किनका आया? तो आपका, सॉरी आपका 7/45 होगा ना, 7/45, ठीक है ना? थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया आपका, माइनस होना चाहिए था ना यहाँ पे, आपका यहाँ पे माइनस होता, क्योंकि माइनस निकलेगा ना, तो माइनस होगा तो यहाँ पे आपको यह वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? इसमें सब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/45 हो जाएगा। कितना आएगा? 2/45। अब इसका क्या हो गया? 2/45। सभी का एलसीएम लेंगे, 15, 18 और 45 का मान कितना आएगा? यस, 90 आएगा। 90 को इसमें लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। ये कितना जाएगा? 5 बार में, या 2 बार, दो दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रेशियो क्या बना? 6, 4, 6, 5 और क्या बना? 4 बना। अब क्या कह रहा है? राहुल का हिस्सा इसमें कितना होगा? टोटल कितना धनराशि है जी? 5,000 है, 15,000 है ना। टोटल 6, 5, 10, 6, 4, 10, 10 कितना होगा? 15। 15 बट्टा कितना हो गया? 15,000। और इसमें निकालना किसका है आपको? राहुल का ना। तो राहुल का कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। बनाना नहीं आता तो क्या करेगा? 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक नाव किसी शांत जल में 15 किलोमीटर 4.5 घंटा में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में आती है। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है जी। टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया? 30 किलोमीटर दिया हुआ। और धारा के शांत जल में चलता है तो कितना होता है? x+15 घंटा। और आपको धारा के विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा? x-15। दोनों को जाने आने में समय कितना लगता है? 4.5 घंटा का समय लगता है। यही ना है आपका? इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है एक्स का मान। एक्स का मान कितना आया? 5 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर में क्या कह रहा है आपको? एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चे के आयु का माप कितना दिया है? आपको 14 दिया। 9 बच्चा का है ना जी, 9 बच्चा का दिया है 14, तो 9 × 14 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? दादा और दादी, दादा प्लस दादी, दादा और दादी का मान कितना दिया है? 71 और 67, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, 200, तो 8 हो गया। और इधर हो गया आपका 8 हो गया, 713, 138 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, सभी का मान कुल कितना हो जाएगा? 126 प्लस 138 कितना हो गया आपके पास? 814 के 1, 3, 2, 5, 1, 6, 264। या 264 सभी का मान आया। औसत निकालना है। टोटल व्यक्ति कितना हो गया? 9 गो बच्चा था, 2 गो दादा दादी हो गया, तो कितना हो गया? 11। 11 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई को ज्ञात करें। 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर की विमाओं का कमरे में रखा जा सकता है। तो सीधा सीधी इसको निकाल दीजिए। 10 पे स्क्वायर और क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर, और गुना होगा कि प्लस होगा जी? प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस होगा। और यह क्या होगा? 6 पर स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो आपको टोटल कितना हो गया? 100। और यह कितना हो गया? 88, 64। यह कितना हो गया? 36, 64। अगर जोड़ देंगे, 6, 4, 10 करी 1, 6, 3, 9, 1, 10 करी 1, 1, 1, 200। इसको निकालेंगे कितना बनेगा आपको? 10√2। कितना बनेगा? 10√2 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर बनेगा। 10√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में आपको दिया हुआ है कि मद अनुपात निकालने के लिए कहा रहा है जी। मद अनुपात की बात करें, ये सब टीचर में खूब पूछा जाता है आपका। मद अनुपात की बात करें तो इसको सीधा क्या करेंगे? वो 0.16 क्या करेंगे? 0.64 कर देंगे। इसका कितना निकलेगा आपको? अगर इसको निकालेंगे तो ये कितना में आएगा आपका? 4 हो जाएगा ना। 0.4 हो जाएगा। इधर कितना होगा? 0.8। 8 चौक 32 हो जाएगा। और 2 अंकों के बाद 0 पॉइंट कितना बनेगा? 32। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में आपको क्या दिया हुआ है? इसमें चेंज करना है कौन सा वैल्यू, तो कौन सा ऑप्शन? अगर इसमें देखें, 25, 25 × 2 - 6 बराबर क्या है आपका? 4 ×
11 प्लस क्या है 0। इसको सॉल्व करके देखें तो 50 आता है। 50 में 6 और इधर कितना हुआ 11 चौक 44। 50 में 6 गया तो कितना बचा 44 बराबर कितना हो गया 44। मतलब पहला ऑप्शन ही आपको इसको संतुष्ट कर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 94। 94 में क्या दिया हुआ आपको कि निम्नलिखित में से आकृति कितना है जी, तो इसको गणना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 आकृति है। कितना आकृति है 28 आकृति है। क्वेश्चन का है 95 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि इसका मतलब कौन सा इसमें कंडीशन लगा हुआ है। इसमें अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 50 होगा ना। 50 गुना 3 करेंगे कितना होगा 150 होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा 40। 40 गुना 3 करेंगे कितना होगा 120। उसी तरह अगर इन दोनों को माइनस करेंगे 110 में से 80 निकालेंगे कितना होगा 30। 30 गुना 2 करेंगे कितना होगा 60। कितना होगा 60। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 96। 96 में क्या दिया हुआ है, इनमें मृग का पर्यायवाची कौन होगा, तो कुरंग होगा, कचन होगा, केसरी होगा, मतलब सभी होगा जी इसमें। तो इनमें से मृग का पर्यायवाची कौन होगा, टोटल होगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन का रहा आवर्तक। आवर्तक का विलोम क्या होगा, तो कौन होगा विवर्तक। आवर्तक का विलोम कौन होता है विवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पे आएंगे। 98 में क्या दिया हुआ है आपका इंग्लिश है जी। अपरिहार क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 होगा। काहे कैसे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम रात को कब सोते हो, ट्रांसलेट कीजिए कौन होगा 1 नंबर। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वह धीरे धीरे आ रहा है में कौन सा क्रिया विशेष का प्रयोग किया गया, तो रीतिवाचक क्रिया का विशेष किसका प्रयोग किया गया, रीतिवाचक क्रिया का प्रयोग किया गया। तो यह था सेट नंबर 7। अब हम लोग मिलते हैं महामैराथन क्लास में। अब महामैराथन क्लास कौन होगा, पॉलिटिकल साइंस का हो चुका है महामैराथन, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब हम लोग मिलेंगे आधुनिक भारत में, तब तक के लिए जय हिंद।